हेलो बच्चों, कैसे हो आप। माय नेम इज समीर जुनेजा एंड आई टेक क्लासेस फॉर क्लास 11th एंड 12th कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, डेटा फ्रेम, नेटवर्किंग एंड मैटप्लॉटलिब, जो कि क्वेश्चन आपको एग्जैक्टली एग्जाम में मिलेंगे। ओके बच्चों, जिन भी बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं, दैट इज माई प्ले लिस्ट। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे MySQL, उनके टेबल से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन एज इट इज मिलेंगे एंड दैट इज वेरी इजी पार्ट ऑफ क्लास 12। ओके, अब देखो बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि एक टेबल है बैंक नाम का, जिसके के अंदर चार कॉलम्स हैं, अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम, बैलेंस एंड डेट ऑफ बर्थ। ओके बच्चों, तो अकाउंट नंबर के अंदर जैसे आप देख पा रहे हैं कि डेटा टाइप इंटीजर है, अकाउंट नेम उसके अल्फाबेट्स है, उसका डेटा टाइप क्या है, कैरेक्टर्स या वैर यूज कर सकते हैं आप। बैलेंस का आप डेटा टाइप देख सकते हैं कि वो क्या डेसिमल फॉर्म में, तो वो फ्लोट है। और डेट ऑफ बर्थ का डेटा टाइप जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि डेट है, क्या है, डेट। अच्छा बच्चों, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे हमारे कोर्स के अंदर, कुछ सिंगल रो फंक्शंस हैं, कुछ एग्रीगेट फंक्शंस हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं मेन फंक्शंस फटाफट से। ओके, जैसे कि हम कुछ स्ट्रिंग फंक्शन डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं लेफ्ट। किसकी बात करते हैं, लेफ्ट। जैसे हम एक स्ट्रिंग लिखा, हमने लिखा हेलो वर्ल्ड, फिर मैंने लिख दिया कोमा 3। ओके बच्चों, मैंने लिख दिया 3, तो हेलो वर्ल्ड में से लेफ्ट के 3 कैरेक्टर डिस्प्ले हो जाएंगे, आउटपुट आ जाएगा आपका HEL। ओके बच्चों, अब सपोज करो अगर मैंने लेफ्ट हटा के अगर मैं यहां पे राइट लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं, राइट। देखो बच्चों, राइट के 3 कैरेक्टर्स आ जाएंगे, RLD। ओके बच्चों, क्लियर है, ठीक है बच्चों। फिर हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। हमने डिस्कस किया सब STR, क्या डिस्कस किया, सब STR, या फिर आप मिड भी यूज कर सकते हो। क्या यूज कर सकते हो, मिड। सब STR या मिड दोनों सेम काम करते हैं, नाम अलग अलग है। इसके अंदर क्या करते हैं बच्चों, जो भी हमने स्ट्रिंग लिखी, फिर स्टार्टिंग पोजीशन बताएंगे कहां से हम उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सपोज हमने लिखा 3 और कॉमा लिखा 5, तो हम लेट स्टार्ट फ्रॉम 3 नाउ, 1 2 3, लेट स्टार्ट फ्रॉम 3। देन हमें 5 कैरेक्टर्स चाहिए जिसमें कि हम स्पेस भी काउंट करेंगे। हेलो के बाद स्पेस है, तो 1 2 3 4 इज स्पेस एंड 5 इज W, तो आउटपुट इज LLO स्पेस देन W। दिस विल बी योर आउटपुट। एम आई क्लियर? ओके बच्चों, नेक्स्ट वी हैव INSTR, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। हमने लिखा INSTR हेलो वर्ल्ड। अब इसके अंदर हम चेक करना चाह रहे हैं कि हमें L या कौन सी पोजीशन पे मिल रहा है L। ओके बच्चों, तो L को भी इनवर्टेड कॉमर्स में डालेंगे। किस में डालेंगे, इनवर्टेड कॉमर्स के अंदर। तो हेलो वर्ल्ड के अंदर L सबसे पहले कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, तो आंसर इज 3। ओके बच्चों, then we have a function called ltrim। तो बच्चों अगर आप देख पा रहे हो कि हेलो से पहले एक स्पेस है, इनवर्टेड कॉमर्स के पास कुछ स्पेस नजर आ रही है आपको, मान लो स्पेस के अंदर, स्पेस में 2 स्पेस है या 3 स्पेस है, क्वेश्चन में कई बार एग्जाम में मेंशन हो सकता है। तो जितनी भी स्पेस होगी तो एल्ट्रिम क्या करेगा, वो स्पेस को हटा देगा, तो आपको आउटपुट सिंपल मिलेगा हेलो, जिसमें कोई भी स्पेस, लेफ्ट की स्पेस नहीं होगी, सिर्फ आपको हेलो मिलेगा। सेम rtrim के अंदर राइट की स्पेस हट जाएगी। मान के चलो आपकी स्ट्रिंग ये है और यहां पे स्पेस है, तो जो rtrim क्या करेगा, राइट की स्पेस हटा देगा। जैसे अगर आप क्वेश्चन में कई बार आ सकता है ltrim मतलब लीडिंग स्पेसिस, लेफ्ट से स्पेसिस, rtrim मतलब ट्रेलिंग स्पेसिस, लास्ट की स्पेस हटा देगा। और सपोज करो आपके क्वेश्चन में आ जाए सिंपल ट्रिम, क्या आ जाए, ट्रिम, तो ट्रिम क्या करेगा बच्चों, लेफ्ट और राइट दोनों की स्पेस हटा के आपको आउटपुट दे देगा हेलो। समझ में आया बच्चों? ओके, फिर हम कुछ मैथमेटिकल मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं। ओके बच्चों,
पहला आता है आपका मॉड। मॉड आपको रिमाइंडर बताएगा। क्या बताएगा बच्चों? रिमाइंडर। देखो बच्चों, देखो जैसे सपोज करो हमने लिखा 56,5। अब क्या करेगा? 56 को 5 से डिवाइड करते हैं। रिमाइंडर कितना आया? 1। तो आपका आउटपुट कितना हो जाएगा? 1। हमारे क्लियर है बच्चों? क्लियर? ठीक है बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं पावर फंक्शन। क्या डिस्कस करेंगे? पावर। हमने लिखा 3,2। क्या लिखा? 3,2। तो इसका मतलब है 3 की पावर 2। इसका मतलब 3 इंटू 3। आंसर कितना आ जाएगा? 9। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अगर हमने ले लिया 12,2। क्या ले लिया बच्चों? 12,2। इसका मतलब है 12 की पावर 2। 12 इंटू 12, आउटपुट आ जाएगा 144। एम आई क्लियर? ठीक है। देन वी हैव इंपॉर्टेंट फंक्शन जो कि एग्जाम में मोस्टली आएगा ही आएगा, दैट इज राउंड। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे बच्चों इसको। क्वेश्चन है 75.46,1। अब अगर यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो डेसिमल के बाद एक डिजिट तक आउटपुट आएगा। तो अगर आउटपुट यहीं तक आना है, अब आउटपुट इसकी वैल्यू को राउंड ऑफ करोगे या नहीं करोगे उसकी नेक्स्ट वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर ये वैल्यू 5 या 5 से बड़ी है तो इसको एक इंक्रीमेंट कर दोगे, अदरवाइज अगर ये वैल्यू छोटी है तो उसको 4 ही रहने दोगे, सेम नंबर रहने दोगे। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 6 है जो कि 5 से बड़ा है, तो उसको मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा। हमारा आंसर हो जाएगा 75.5। ओके बच्चों, सपोज लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। हमने 2 कर दिया यहाँ पे और हमने यहाँ लिख दिया 463। अब मतलब यह है कि हमारा आउटपुट जो है डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक का आने वाला है। अब जो लास्ट डिजिट है वो सेम रहेगी या बढ़ेगी उसकी नेक्स्ट वैल्यू पे डिपेंड करेगा। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये 3 है। अब ये 3 जो है 5 से छोटा है तो मैं आउटपुट लिख दूंगा 75.46। ओके बच्चों, अब थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं क्वेश्चन को। हमने लिख दिया -1। -1 का मतलब होता है नियरेस्ट 1। नियरेस्ट 1 मतलब नियरेस्ट 10। -1 मतलब नियरेस्ट 10। तो डेसिमल के पीछे चले जाएंगे यहाँ पे। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि 75 का नियरेस्ट 10 कितना होगा? 80। सपोज करो अगर यहाँ पे 74 होता, क्या होता? 74। तो हम इसको देख रहे हैं। अब क्योंकि 4 जो है 5 से छोटा है तो उसका नियरेस्ट 10 कितना हो जाएगा? 70। ओके बच्चों, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अगर मैंने 174 लिखा होता और यहाँ -2 लिखा होता, -2, तो हम नियरेस्ट 100 देखेंगे। नियरेस्ट 100 के लिए हम यहाँ देखेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि नंबर 5 से बड़ा है तो नियरेस्ट 100 कितना हो जाएगा? 200। अब सपोजेटली अगर यहाँ पे 174 ना होके 149 होता या 144 होता तो नियरेस्ट 100 आपका आ जाता 100। ओके बच्चों, अब सपोज करो अगर 0 है तो हम यहां तक ही आउटपुट लिखेंगे और इसकी वैल्यू बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी उसकी नेक्स्ट वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर ये 4 है तो आउटपुट 144 ही आएगा, और अगर यहाँ 5 होता तो ये 145 हो जाता। ओके बच्चों, अब कुछ डेट एंड टाइम फंक्शंस कर लेते हैं फटाफट से। लेट्स सी, वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड डेट। या करंट डेट से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द करंट डेट। जैसे कि अगर हम आज की डेट की बात करें तो आज की डेट है 21 तारीख। तो आपका आउटपुट आ जाएगा 2023 0321। ओके बच्चों,
अब मान के चलो हमारे पास एक डेट ऑलरेडी गिवन है और टाइम भी गिवन है, यहाँ डेट भी गिवन है, टाइम भी गिवन है। अब मुझे इस डेट भी गिवन है और टाइम भी गिवन है, जो कि हमें नाउ फंक्शन बताता है। क्या बताता है? नाउ। ओके बच्चों, नाउ फंक्शन बताता है। ठीक है, तो हम बात करें, नाउ फंक्शन हमें बताता है, तो हमने क्या करा, इस पूरे में से अगर मुझे सिर्फ डेट वाला पार्ट एक्सट्रैक्ट करना है, किसका पार्ट? डेट, तो हमारा आउटपुट सिंपल ये आ जाएगा। ओके बच्चों, क्लियर है? और अगर मुझे मान लो ये डेट गिवन है, उसमें से सिर्फ मुझे ईयर चाहिए। क्या चाहिए? ईयर। तो आउटपुट आ जाएगा 2023। और अगर मुझे मंथ चाहिए तो मैं लिखूंगा मंथ। और अगर मुझे डे चाहिए या मंथ नेम चाहिए सपोज, मंथ नेम में आ जाएगा मार्च। और सपोज मुझे डे नेम चाहिए, डे नेम के अंदर आ जाएगा हमारे पास, उस दिन हमारे पास है ट्यूसडे। ओके बच्चों, और एक और क्वेश्चन आता है कई बार कंफ्यूज करने के लिए, डे ऑफ ईयर। तो डे ऑफ ईयर में जैसे कि मार्च का मंथ है तो जनवरी के 31 डेज काउंट करेंगे, फरवरी के 28 डेज काउंट करेंगे, और मार्च के जैसे कि 21 डेज हैं। तो ये ईयर का 80th डे है। क्या है? 80th। जनवरी में 31 डेज, फरवरी में 28 डेज, क्योंकि वो लीप ईयर नहीं है, तो टोटल कितना आ जाएगा? 80। तो डे ऑफ ईयर का आउटपुट आ जाएगा 80। ओके बच्चों, अब क्वेश्चन करते हैं कि पेपर में क्वेश्चन आएंगे कैसे। देखो, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारे पास यहाँ टेबल है बैंक नाम का, जिसमें अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम, बैलेंस और डीओबी है। ठीक है, अब क्वेश्चन आया, सपोज करो कि मुझे बैलेंस को राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10, बैलेंस को राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10। तो क्वेश्चन की क्वेरी कैसे लिखेंगे? लेट्स सी। सिलेक्ट राउंड बैलेंस कोमा -1। ऐसे मैंने आपको बताया था कि जब भी हम नियरेस्ट 10 की बात करते हैं तो -1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? -1। और नियरेस्ट 100 होता तो -2। ओके, तो हमने लिखा -1 फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम है बैंक। जिन भी बच्चों को थोड़ा सा आइडिया नहीं है तो मैं बता सकता हूं, सिलेक्ट स्टेटमेंट ही यूज करते हैं। यहाँ पे कॉलम का नाम आएगा या कोई फंक्शन लगाना चाहते हो वो फंक्शन आएगा। जैसे कि हम यहाँ पे राउंड हमने डिस्कस किया था, राउंड ब्रैकेट में वैल्यू आती है, उसके बाद क्या आप 1, 2, -1 लिखना चाहते हो, तो जैसे कि मैंने बताया कि क्वेश्चन क्या है, मतलब है नियरेस्ट 10, तो मैं यहाँ पे -1 लिखा। ओके बच्चों, क्लियर है? अब सपोज क्वेश्चन आ जाता है कि मुझे हर एक का, जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं, मुझे हर एक के डेट ऑफ बर्थ में से सिर्फ ईयर वाला पार्ट एक्सट्रैक्ट करना है। क्या पार्ट एक्सट्रैक्ट करना है? ईयर डिस्प्ले करने हैं। तो मैं क्या करूंगा? सिलेक्ट ईयर ब्रैकेट में डीओबी फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है? बैंक। ओके बच्चों, समझ में आया? ओके बच्चों, समझ में आया? क्लियर है? ठीक है बच्चों, अब सपोज करो मुझे उन बंदों का रिकॉर्ड जानना है जिनका कि नाम ए से स्टार्ट होता है। तो समझ में आया? क्लियर है? ठीक है बच्चों, अब सपोज करो मुझे उन बंदों का रिकॉर्ड जानना है
जिनका कि नाम ए से स्टार्ट होता है, जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है। तो मैं ऐसे लिखूंगा सिलेक्ट स्टार, जब भी होगा सारा रिकॉर्ड चाहिए तो स्टार आएगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम बैंक, वेयर जब भी कंडीशन आएगी तो वेयर क्लॉज आएगा, वेयर कॉलम का नाम है ए नेम, लाइक ए परसेंटाइल। तो जिनके नाम में पहला ए आता है तो आंसर आ जाएगा ए परसेंटाइल। क्या आ जाएगा? ए परसेंटाइल। अब मान के चलो मुझे लास्ट लेटर ए चाहिए तो मैं लिखूंगा परसेंटाइल ए, और अगर मुझे सेकंड कैरेक्टर ए चाहिए तो आई विल यूज अंडरस्कोर ए और परसेंटाइल। और कभी बच्चों अगर आप देखोगे एग्जाम में आता है एनीवेयर, कहीं पे भी आउटपुट में कहीं भी ए नेम के अंदर ए होना चाहिए, तो आई विल यूज परसेंटाइल ए परसेंटाइल। ओके बच्चों, क्लियर है? ठीक है बच्चों। अब एक क्वेरी आती है, बहुत ही ट्विस्टेड होती है क्वेरी आती है, मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। मैं थोड़ा सा टेबल को ट्विस्ट करता हूं। सपोज करो मैंने एक चेंज कर दिया हल्का सा, अब सुनो बच्चों, एक कॉलम ऐड कर दिया मैंने जेंडर। देखो बच्चों, कभी कभार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि अगर मुझे कॉलम ऐड करना है, ये एसक्यूएल है बच्चों, डेटा फ्रेम नहीं है। ओके, तो जब हमें कॉलम ऐड करना है डेटा फ्रेम के अंदर तो हम ऑल्टर कमांड लिखते हैं। जैसे कि हमने अभी कॉलम ऐड करा ऑल्टर नाम जेंडर नाम का, अगर हमें एक कॉलम ऐड करना होता तो हम कैसे कमांड लिखते हैं? ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम है बैंक, फिर हम लिखेंगे ऐड ब्रैकेट में कॉलम का नाम जेंडर, फिर उसका टाइप लिख देंगे। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि वो अल्फाबेट्स में है तो वैरचर लिख सकते हैं या कैर लिख सकते हो, वैरचर टू ब्रैकेट और सेमीकोलन। ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड कॉलम का नाम एंड उसका टाइप। समझ में आया बच्चों? अब एक क्वेश्चन आता है कई बार, देखो ध्यान से, ग्रुप बाय क्लॉज। तो बेसिकली ग्रुप बाय क्लॉज लगेगा एग्रीगेट फंक्शंस के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि एग्रीगेट फंक्शंस क्या हैं? एग्रीगेट फंक्शंस हैं मैक्स, मिन, सम, एवरेज। ओके बच्चों, ये एग्रीगेट फंक्शंस हैं जो बेसिकली पूरे कॉलम के साथ यूज कर सकते हैं हम एज इट इज। अब कैसे लगेगा? जब भी ग्रुप बाय के साथ ग्रुप बाय क्लॉज लगेगा और कंडीशन भी आ जाती है तो ग्रुप बाय के साथ लगता है हैविंग। क्या लगता है बच्चों? हैविंग, वरना लगता है वेयर क्लॉज, और ग्रुप बाय के साथ अगर कंडीशन आ जाए तो हैविंग क्लॉज लगता है। क्या लगता है? हैविंग क्लॉज। अब देखो बच्चों, अब क्वेश्चन ये आ जाता है, क्वेश्चन ये आ रहा है कि मुझे ग्रुप, हमें क्या करना है? हर एक जेंडर का मैक्सिमम बैलेंस चेक करना है। हर एक जेंडर का, ईच जेंडर वी नीड टू फाइंड आउट द मैक्सिमम बैलेंस, ऑफ ईच जेंडर। ओके बच्चों, तो क्या करेंगे? देखो बच्चों, सिंपल सी क्वेरी है, ग्रुप बाय लगाएंगे। जब भी ईच और वाइज नजर आ जाए, ईच एंड वाइज, यू हैव टू यूज ग्रुप बाय। देखो बच्चों, हमें मैक्सिमम बैलेंस चाहिए हर एक जेंडर का। ठीक है बच्चों, आ जाओ। तो सिलेक्ट, मैक्सिमम के लिए कीवर्ड होता है मैक्स, मिनिमम के लिए मिन, एवरेज के लिए एवीजी, और सम निकालना हो तो सम, और काउंट करना हो तो काउंट, और ब्रैकेट में कॉलम का नाम या स्टार यूज कर सकते हैं आप। देखो मैक्स किसका निकालना है? बैलेंस का, तो लिखा मैक्स बैलेंस कोमा जेंडर। जब भी हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसके लिए ग्रुपिंग कर रहे हैं, उसको सिलेक्ट करना जरूरी है, आसान हो जाता है आउटपुट देखने में।
फ्रॉम टेबल का नाम लिखोगे बैंक, फिर जिसके अकॉर्डिंग ग्रुप कर रहे हो, ग्रुप बाय जेंडर। और अगर हमें क्वेश्चन आ जाता, मैक्स ना करके हमें आ जाता कि हमें जेंडर के अकॉर्डिंगली हर एक का एवरेज निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज। तो कुछ नहीं करना बच्चों, मैक्स की जगह एवरेज लगा दोगे। क्या निकाल दोगे? लगा दोगे एवरेज, एवीजी। आया समझ में? ठीक है बच्चों। अब मुझे अगर एवीजी ना यूज करके अगर मुझे हर एक का मिनिमम निकालना है, क्या निकालना है? मिनिमम। तो मैं यहां पे मिन कर दूंगा। तो इसमें क्या होगा, अगर आउटपुट ध्यान से समझोगे अगर आप, तो मेल का मिनिमम बैलेंस कितना है? 500, और फीमेल का तो एक ही है, तो आउटपुट आ जाएगा 700। वरना उसके अंदर से भी आप ऑप्शंस कर सकते थे, ग्रुप बाय क्लॉज लगा सकते थे प्रॉपरली। ओके बच्चों। और अगर मुझे आ जाता है यहाँ पे काउंट, कि हमें काउंट करना है कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, तो मैं यहां पे लगाऊंगा बच्चों काउंट, यहां लगाऊंगा स्टार कोमा जेंडर फ्रॉम बैंक ग्रुप बाय जेंडर। तो देखो बच्चों मेल कितने हैं? 3। जब भी आउटपुट लिखोगे तो जो एज एनी स्टेटमेंट होती है पहले उसको लिखा जाता है काउंट स्टार, फिर हम लिखेंगे जेंडर। अब अगर आप देख पा रहे हैं बच्चों, तो मेल कितने हैं? 3, और फीमेल कितनी है? 1। तो आपका आउटपुट कितना आ गया? दिस विल बी योर आउटपुट। आया समझ में बच्चों? आओ देखते हैं। क्वेश्चन पेपर में कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि आपको रिमाइंडर निकालना है 100 का 5 से। अब आप बोलोगे कि यार मुझे तो याद ही नहीं है, तो आपको याद दिला दें कि रिमाइंडर के लिए वी हैव अ क्लॉज कॉल्ड मॉड। अभी हमने मैथमेटिकल फंक्शंस में डिस्कस किया था। तो हम लिखेंगे सिलेक्ट मॉड 100,5। देखो बच्चों, जिसको डिवाइड करा जा रहा है वो यहां आएगा, जिससे डिवाइड करा जा रहा है वो यहां आएगा। अगर इसका आउटपुट पूछा जाए आपसे, तो आउटपुट होगा इसका आउटपुट इज 0। तो मॉड बताता है रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आएगा इसका? 0। ठीक है बच्चों। और सपोज करो क्वेश्चन आ गया आपको ए नेम के अंदर, कॉलम ए नेम के अंदर आपको चेक करना है कि एच कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, एच कौन सी पोजीशन पे आ रहा है। तो आप कैसे करोगे पोजीशन चेक करने के लिए? वी हैव अ क्लॉज, बोलो बच्चों, वी हैव अ क्लॉज कॉल्ड आईएनएसटीआर। ओके बच्चों, तो आईएनएसटीआर लिखेंगे और हमें चेक क्या करना है? सिलेक्ट, हमें करना है आईएनएसटीआर। तो आईएनएसटीआर के अंदर बेटा पहले स्ट्रिंग आती है, फिर हम चेक करते हैं कौन सा एलिमेंट सेट कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं है, यहाँ पे हमारे पास कॉलम का नाम है। क्या है बच्चों? कॉलम का नाम, जो कि हमारे पास कॉलम का नाम है ए नेम, जिसके बारे में हम सर्च कर रहे हैं। तो हम जब भी ए नेम लिखेंगे जो कि कॉलम का नाम है, जो स्ट्रिंग नहीं है, तो हम इनवर्टेड कोमास नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। हमें सर्च करना है मान लो एच, तो हम यहां लिखेंगे एच फ्रॉम बैंक। ठीक है बच्चों, आया समझ में? तो आज अभी हमने यूज करा ग्रुप बाय क्लॉज। ओके बच्चों, हमने यूज करा। अच्छा, एक ऑर्डर बाय क्लॉज डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्डर बाय क्लॉज का क्वेश्चन में आने के चांसेस होते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन आता है हमें ऑर्डर बाय क्लॉज का मतलब होता है हमें सॉर्ट करना है, या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे या फिर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। ओके बच्चों, अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझना। अब अगर मुझे बैलेंस निकालना है जिसका सबसे ज्यादा है, जिसका सबसे ज्यादा है, तो देखो बच्चों, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बैंक ऑर्डर बाय बैलेंस
ऑर्डर बाय बैलेंस डिसेंडिंग, डिसेंडिंग के लिए यूज करते हैं DESC। क्या यूज करते हैं? DESC। तो डिसेंडिंग का मतलब ये है कि आउटपुट हमारा जिसका जिसके सबसे ज्यादा बैलेंस है उसका रिकॉर्ड पहले आएगा। तो पहले आएगा राहुल का रिकॉर्ड, फिर आएगा करण का रिकॉर्ड, फिर आएगा मीना का रिकॉर्ड, फिर आएगा अमित का रिकॉर्ड। आया समझ में बच्चों? आ जाओ। एक क्वेरी कभी बार पूछी जाती है, देखो अब अगर क्वेश्चन आ जाता है यहां पे कि मुझे नेम के अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अंदर हमें डिस्प्ले करना है, तो मैं लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बैंक, टेबल का नाम, वेयर, वेयर नहीं ऑर्डर बाय लगाएंगे, ऑर्डर बाय ए नेम, असेंडिंग लगा दो या ए से लिखो या ना लिखो, बाय डिफॉल्ट ना भी लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ही होता है, लेकिन डिसेंडिंग के लिए यू हैव टू यूज DESC। तो इसके अंदर बेटा पहले अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आउटपुट आएगा आपका, तो पहले अमित का रिकॉर्ड आ जाएगा, फिर करण का, फिर मीना का, फिर राहुल का। और ये अगर मैं डिसेंडिंग लिख दूंगा तो उल्टे ऑर्डर में आउटपुट आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। आया समझ में बच्चों? तो जनरली आपको अच्छा और क्वेश्चन आ जाता है मुझे कि मुझे नेम के इस ए नेम कॉलम के अंदर पहले 3 कैरेक्टर्स चाहिए, हर एक के नाम के पहले 3 कैरेक्टर्स चाहिए। तो मैं लिखूंगा, अच्छा अभी हमने डिस्कस किया था, जब भी हमने स्ट्रिंग फंक्शन डिस्कस करे थे अभी, तो हमने डिस्कस किया था कि हर एक के नाम के अगर पहले 3 कैरेक्टर्स चाहिए तो लेफ्ट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? लेफ्ट। तो हम लिखेंगे सिलेक्ट लेफ्ट, ब्रैकेट में आएगा ए नेम, कॉलम का नाम। देखो बच्चों, जब मैंने लेफ्ट समझाया था तब मैंने लेफ्ट के बाद स्ट्रिंग यूज करी थी और इन्वर्टेड कॉमास लगाए थे। क्या लगाए थे? इन्वर्टेड कॉमास। अब आप देख पा रहे हो कि मैं लेफ्ट के साथ इन्वर्टेड कॉमास यूज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कॉलम के नाम जब भी आएगा इन्वर्टेड कॉमास नहीं आएंगे। समझे बच्चों? ए नेम कोमा 3 फ्रॉम बैंक। और क्वेश्चन आ जाता है मुझे लास्ट के 3 कैरेक्टर्स चाहिए, तो मैं लेफ्ट की जगह राइट यूज करूंगा, लेफ्ट की जगह राइट। तो लास्ट के 3 आ जाएंगे HUL, MIT, RAN, ईना। और अगर मुझे बोल दिया जाए, देखो बच्चों, मुझे बोल दिया जाए कि मुझे हर एक नाम के सेकंड से लेकर 3 और कैरेक्टर चाहिए, सेकंड से लेकर 3 और कैरेक्टर्स चाहिए। तो देखो बच्चों, मिड या SUBSTR, मिड या बच्चों SUBSTR। तो सेकंड कैरेक्टर से लेकर के 3 और कैरेक्टर्स चाहिए, सेकंड से लेकर 3 और कैरेक्टर्स चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा? सेकंड से 3 कैरेक्टर्स, AHU, सेकंड से 3 कैरेक्टर्स, MIT, सेकंड से 3 कैरेक्टर्स, ARA, सेकंड से 3 कैरेक्टर्स, EEN। आया समझ में बच्चों? Am I clear? ओके बच्चों, आया समझ में? ठीक है बच्चों, अब मैं आपको जैसे अभी हमने डिस्कस करा कि अभी हमने MySQL के अंदर डिस्कस कर लिए स्ट्रिंग फंक्शंस, डेट एंड टाइम फंक्शंस, मैथमेटिकल फंक्शंस, एंड वी हैव डिस्कस्ड काउंट, सम, मिन, एवरेज, दिस ऑल आर एग्रीगेट फंक्शंस। और कभी कभार क्वेश्चन में थ्योरी में ग्रुप बाय क्लॉज, उसकी थ्योरी यू हैव टू लर्न। या आ सकता है DDL वर्सेस DML, DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML स्टैंड्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। DDL में आएगा क्रिएट एंड ऑल्टर और DML में आएगा इंसर्ट और अपडेट। ओके बच्चों, देखो बच्चों, हम ना एक क्वेश्चन कर रहे हैं जो 5 मार्क्स का एग्जाम में आने वाला है, मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब बेसिकली एक लाइब्रेरी है जिसके थ्रू हम डेटा को विजुलाइज करते हैं। सपोज कि हमें कोई बार ग्राफ बनाना हो, कोई लाइन चार्ट बनाना हो, तो हम यूज कर सकते हैं। हम बार ग्राफ बना सकते हैं, हम हिस्टोग्राम भी बना सकते हैं, दे आर वेरियस थिंग्स। बट हमारे कोर्स में जनरली या तो लाइन चार्ट आएगा या बार चार्ट आएगा। लेट्स डिस्कस बोथ द थिंग्स। सपोज एक लाइन है, अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास 2 लाइन नजर आ रही है आपको, एक लाइन ए, एक लाइन बी मान लेते हैं इसको। ठीक है बच्चों,
तो एक लाइन देखो, अगर 1 के करस्पॉन्डिंग 4 पॉइंट है, ये एक लाइन जो जा रही है, ये लाइन यूं जा रही है, तो ये अगर हम ध्यान से देखें तो 1 के करस्पॉन्डिंग इसका पॉइंट 4 है, 2 के करस्पॉन्डिंग इसका पॉइंट 6 है, और 3 के करस्पॉन्डिंग इसका पॉइंट कितना है, 10। ठीक है बच्चों, तो अगर हम ध्यान से देखें, तो अगर हम बात करें x1, देखो बच्चों, तो x1 की वैल्यू थी 1 2 3, तो x1 के आगे लिख दिया 1 2 3। और y1 की बात करते हैं अगर हम, तो y1 के करस्पॉन्डिंग मैंने बताया कि 1 के करस्पॉन्डिंग 4 है, 2 के करस्पॉन्डिंग 6 है, और 3 के करस्पॉन्डिंग 10 है, तो 4 6 10 आ जाएगा। आई बात समझ में? एक लाइन हो गई हमारी। अब दूसरी लाइन की बात करते हैं। दूसरी लाइन मान लो ये है। अब हमारे पास देखो बच्चों, x2 तो सेम ही है, 1 2 3 x एक्सिस तो सेम ही चल रही है हमारी, 1 2 3। तो y2 की बात करें तो 1 के करस्पॉन्डिंग हमारा 8 है, 2 के करस्पॉन्डिंग 12 है, और 3 के करस्पॉन्डिंग 6 है। देखो 1 के करस्पॉन्डिंग 8, 2 के करस्पॉन्डिंग 12 एंड 3 के करस्पॉन्डिंग कितना आ रहा है, 6। तो हमारे पास आ जाएगा 8 12 एंड 6। आई बात समझ में बच्चों? ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके लिए हम एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं। इसके लिए हम लिखते हैं इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot as plt, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot as plt। आई बात समझ में बच्चों? अब अगर हमें लाइन प्लॉट करनी है, क्या लाइन प्लॉट करनी है, लाइन, तो हम लिखेंगे plt डॉट प्लॉट। अब दो है हमारे पास, हमने लिखा पहले x1 y1, फिर हमने लिखा plt डॉट प्लॉट x2 y2। अब सपोज करो हमें x लेवल में कुछ लिखना है, x एक्सिस में कुछ लिखना चाहते हैं, या मान लो x कुछ भी लिख दिया, मान लो हमने लिख दिया ये कुछ भी रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लो ये इक्वेशन x एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैंने लिख दिया कुछ भी लिखा हो सकता है, यहाँ पे x एक्सिस लिखा हो सकता है, और यहाँ लिखा है y एक्सिस। क्या लिखा है, y एक्सिस। तो जो यहाँ पे लिखा है वो मैं x लेवल और y लेवल में लिखूंगा। मैं लिखूंगा plt डॉट x लेवल, यहाँ लिखा है x एक्सिस तो मैं लिखूंगा x एक्सिस, और लिखा है y लेवल में तो मैं लिखूंगा plt डॉट y लेवल y एक्सिस। अब मान लो टाइटल में कुछ लिखा हो कि लाइन चार्ट, टाइटल में लिखा हुआ है लाइन चार्ट, तो मैं लिख दूंगा plt डॉट टाइटल लाइन चार्ट, और फिर मैं लिख दूंगा डिस्प्ले करने के लिए वी हैव अ कमांड शो plt डॉट। आई बात समझ में? तो मैंने यहां दो लाइन प्लॉट कर दी। आई बात समझ में? ठीक है। अब अगर आपको लाइन प्लॉट नहीं करनी, आपको बार ग्राफ प्लॉट करना है। क्या प्लॉट करना है, बार ग्राफ। आओ देखते हैं इसको। मान के चलो हमें तीन लैंग्वेजेस गिवन है, एक लैंग्वेज सी, एक लैंग्वेज C++ और एक लैंग्वेज गिवन है जावा। सी के अंदर मान लो बच्चे के मार्क्स आए 10 और C++ के अंदर मार्क्स आए 20। कितने मार्क्स आए, 20। और जावा के अंदर बच्चे के मार्क्स आए मान लो 25। और ये होगी लैंग्वेजेस। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या लिखा, x के अंदर हमारे पास आ जाएगा C++ जावा। क्या लिखा आ जाएगा x के अंदर, C++ जावा। देखो बच्चों, एज वी सी कि हमारे पास लैंग्वेजेस गिवन है C++ जावा। अब बार ग्राफ बनाना है हमें, और यहाँ पे मार्क्स गिवन है। क्या गिवन है, मार्क्स। तो हम लिखेंगे x के अंदर लिखेंगे
सी, सी प्लस प्लस और जावा। एज वी नो कि अल्फाबेट्स में है तो इन्वर्टेड कॉमर्स में आएगा। अब ये डेटा फ्रेम की सॉरी, अब हम ये पाइथन की बात कर रहे हैं। और अगर हम वाई की बात करें तो हमारे पास है एक्स, सी के अंदर है करस्पॉन्डिंग वैल्यू 10, सी प्लस प्लस से करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 20 और जावा की करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 25। ठीक है बच्चों, अब एक्स लेवल के अंदर हमारे पास है लैंग्वेजेस, इनवर्टेड कॉमर्स में आ जाएगा और राउंड ब्रैकेट आएगा, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट आएंगे, यहाँ राउंड ब्रैकेट आएगा। फिर पीएलटी डॉट वाई लेवल, हमारे पास आ जाएंगे मार्क्स, टाइटल जो भी गिवन होगा वो टाइटल लिख देना और फिर लास्ट में आप पीएलटी डॉट शो कर दो। ठीक है बच्चों, ये मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में भी लिखा था, अगर वहां पे भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कुछ टॉपिक डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस फ्यू टॉपिक्स रिगार्डिंग नेटवर्किंग। ओके बच्चों, तो लेट्स टॉक अबाउट नेटवर्किंग की अगर हम बात करते हैं तो कुछ फुल फॉर्म्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, लॉट ऑफ फुल फॉर्म दैट वी हैव टू लर्न। मैं बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स। जैसे कि अगर हम बात करें, सबसे पहले इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म आती है आरपानेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ओके बच्चों, सबसे पहला नेटवर्क बनाया गया था, यूएस में बनाया था। फिर नेक्स्ट हमारे पास है नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क, एनएसएफ नेट, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। फिर सबके सब बड़े बड़े बिजनेसमैन को पता लगा एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग, तो एक कॉमन नाम दे दिया इंटरनेट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया नेटवर्किंग, नेटवर्किंग को बताएगा नेटवर्किंग होता क्या है, किस लिए यूज किया। ये तो इवोल्यूशन हुआ था नेटवर्क का, इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क कॉल्ड इंटरनेट, अलग अलग नेटवर्क डिजाइन किए गए। हाँ बताओ कोई तो बताएगा। लेट्स मैं दिखाता हूँ, चलो। नेटवर्किंग क्या है कि बहुत सारे कंप्यूटर्स हमने इंटरकनेक्ट कर रखे हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। जैसे कि आप साइबर कैफे में जाते हैं, एक ही प्रिंटर बहुत सारे कंप्यूटर से कनेक्टेड है, तो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हम रिसोर्स शेयर कर पा रहे हैं, रिसोर्स इज योर प्रिंटर, और आपके पैसे भी बच रहे हैं, इंफॉर्मेशन शेयर हो पा रही है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें कुछ टर्म्स हैं दैट यू नीड टू रिमेंबर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म आती है नोड, फिर आता है सर्वर। कोई भी कंप्यूटर अगर इंटरनेट से कनेक्टेड है तो उसको नोड या वर्क स्टेशन बोल सकते हैं। सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसके पास कंट्रोल है, एक सारे हार्डवेयर उसी से कनेक्टेड है, मेनली सारे सॉफ्टवेयर उसी के अंदर इंस्टॉल हैं, तो उसको हम नाम दे देंगे सर्वर। क्या नाम दे दोगे? सर्वर। फिर कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं दैट यू नीड टू रिमेंबर। जैसे कि मैं बात करूं, टर्म्स आएंगे आपके पास वेब ब्राउजर, वेब सर्वर। ठीक है, वेब ब्राउजर क्या करता है, आपकी रिक्वेस्ट को लेके जाता है सर्वर के पास, सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा तो वो साइट आपके होम पेज पे ओपन हो जाएगी। ब्राउजर का एग्जांपल हो गया गूगल क्रोम। ठीक है बच्चों, अच्छा कुछ टर्म्स की बात करते हैं, कुछ फुल फॉर्म और भी हम बात करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म आती है आपके पास हब और स्विच। कोई बताएगा हब और स्विच क्या काम करता है? हब ब्रॉडकास्ट, बहुत सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए काम आएगा। ठीक है, लेकिन हब के पास जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है वो ब्रॉडकास्ट कर देता है, सबको इंफॉर्मेशन भेज देगा। मान लो अगर 5-7 कंप्यूटर कनेक्टेड है तो सभी का इंफॉर्मेशन आ जाएगी। लेकिन स्विच इज एन इंटेलिजेंट डिवाइस जो इंटरनेट नोड को भेजेगा जहां पे भी उसको रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए भेजा गया है उसी के पास इंफॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट, और उसी को इंफॉर्मेशन भेजेगा, ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, फिर हमारे पास नेटवर्क्स हैं, डिस्कस करते हैं लैन, मैन, वैन। लैन बेसिकली लोकल एरिया नेटवर्क है। कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हो, एक बिल्डिंग कह रहे हो, बहुत रेंज, ज़्यादा रेंज नहीं है, बिल्डिंग और ऑर्गेनाइजेशन तक की लिमिटेड रेंज है, तो हम लैन यूज कर सकते हैं। मैन एक एंटायर सिटी में यूज करा जाता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क, WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। और बहुत सारी सिटीज डिफरेंट कंट्रीज को कनेक्ट करना हो तो हम वाइड एरिया नेटवर्क यूज करते हैं। ओके, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी कह सकते हो आप। अब सपोज करो, एक इसके अंदर एक क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जाम के अंदर, कुछ फुल फॉर्म और भी हैं जिससे मैं बता देता हूँ। HTML, XML,
HTTP, TCP/IP, VoIP। फॉर्म आपको लर्न करनी है, मैं समझा देता हूँ। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि अगर हम बात करें कि वेबसाइट बनाने के लिए यूज की जाती है। XML इट्स ऑल्सो नोन एज एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। EX एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। HTML में प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं, XML में आपने टैग खुद बना सकते हैं। HTTP एक प्रोटोकॉल है, जब भी आपको कुछ इंटरनेट पे एक्सेस करना है, यू नीड टू फॉलो दिस प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देन वी हैव अ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP एंड IP इज कॉल्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर हमें कुछ भी अगर वॉइस टेक्स्ट मैसेज भेजने या कुछ वीडियो ट्रांसफर करनी है, तो वी हैव अ प्रोटोकॉल कॉल्ड VoIP। फिर मेल ट्रांसफर करने के लिए वी हैव अ प्रोटोकॉल कॉल्ड SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर कुछ टर्म्स हमारे पास आती हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जो कि हमारे पास है URL, ओके, डोमेन नेम, और अगर हम बात करें, अब इसको डिस्कस करते हैं। URL है हमारे पास यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि वेबसाइट को पूरा उसकी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन बताएगा। जैसे कि हम बात करें, इसमें 3 चीजें आती हैं, HTTP, फिर मान लो वेबसाइट का नाम, और एक पेज आ जाता है इसके अंदर, कुछ भी होम पेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब ये बताता है टाइप ऑफ प्रोटोकॉल, ये वेबसाइट का नाम, जिसको कि हम डोमेन नेम बोलेंगे, और ये उस पेज, जिस पेज पे हमें जाना है उस पे हमें लिंक कर देगा, डायरेक्ट हमें उस पेज पे पहुंचा देगा। डोमेन नेम जैसे हमने डिस्कस किया, वेबसाइट का जो नाम होता है वो डोमेन नेम होता है। फिर इसके अंदर बच्चों एक क्वेश्चन आता है कि अगर हमें कुछ भी प्रोटेक्ट करना है तो हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने डेटा को। तो वी हैव अ सॉफ्टवेयर कॉल्ड फायरवॉल। जैसे मैंने लास्ट क्लास में एक वीडियो में भी डिस्कस किया था, एक 4 मार्क क्वेश्चन आता है, मैं अभी यहाँ पे भी डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि एक लेआउट बनाने को आएगा, मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। सपोज करो हमारे पास 4 बिल्डिंग्स हैं, एक T है, एक B है, एक A है और एक L है। अब हमें इनके बीच का डिस्टेंस गिवन होगा। ओके बच्चों, सपोज करो हमें B से A का डिस्टेंस जो है वो गिवन है 20 मीटर, और B से लेकर T तक का जो डिस्टेंस है वो गिवन है हमें 30 मीटर। फिर हमें B और L का डिस्टेंस गिवन है 50 मीटर। हमें T से लेकर A तक का जो डिस्टेंस है वो गिवन है हमें 35 मीटर, और फिर हमें T से लेकर L तक का डिस्टेंस है वो हमें गिवन है 40 मीटर। ठीक है बच्चों, पहली बात तो ये कि अगर हम मीटर्स की बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम एक ही यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, या एक यूनिवर्सिटी, एक स्कूल, कैंपस, कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर 4 बिल्डिंग्स हैं बेसिकली। ओके बच्चों, तो जो हम नेटवर्क फॉलो करेंगे लैन, जैसे हमने पहले बताया था कि अगर बहुत स्मॉल डिस्टेंस है विद इन मीटर तो हम लैन नेटवर्क फॉलो करते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में चाहेंगे। सबसे मिनिमम डिस्टेंस देखो बच्चों, B और A के बीच में है 20 मीटर, तो मैंने B को A से कनेक्ट कर दिया। ठीक है बच्चों, फिर हमारे पास है 30 मीटर B से लेकर T, तो मैंने B से T को कनेक्ट कर दिया। फिर हमारे पास है 35 मीटर T से लेकर A। जब मैं T से A को कनेक्ट करूंगा तो आप देख पा रहे हो कि सर्कुलर लूप बन रहा है, साइकिल बन रही है, जो कि आपको नहीं बनानी है, तो आप इसको कैंसिल कर दोगे। फिर हमारे पास आता है T से लेकर L 40 मीटर, तो मैं T से L को कनेक्ट कर दूंगा। आई बात समझ में बच्चों? हमने एक टॉपिक जैसे हमने डिस्कस करना था, मैंने कहा था कि इसमें समझाऊंगा ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। हमारा टॉपिक का नाम है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का मतलब है एक पैटर्न, हाउ यू वांट टू कनेक्ट योर कंप्यूटर। सपोज आपके पास, आपने एक कंपनी स्टार्ट करी, यू हैव 20 कंप्यूटर्स, तो आपको माइंड में होना चाहिए कि आप उनको कैसे कनेक्ट करोगे, आपको कम से कम कॉस्ट लगे, और आपका जो नेटवर्क आप बना रहे हो वो लॉन्ग टर्म तक चले, रिलायबल हो। तो सबसे पहले हम एक 2 ही टोपोलॉजी हमारे माइंड में आती है। एक स्टार टोपोलॉजी आती है, जिसमें सर्वर पहले यहाँ बीच में होगा और जितने भी कंप्यूटर्स हैं आपके यहाँ पे कनेक्ट कर रखे होंगे।
अब इंफॉर्मेशन एक कंप्यूटर को बी कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन भेजनी है तो पहले सर्वर से पूछेगा, सर्वर रिस्पॉन्ड करेगा यस, तो इंफॉर्मेशन आगे ट्रांसफर हो जाएगी। अगर वो कहेगा कि अभी बी बिजी है या उसके बाद इंफॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए तो बी तो सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, तो आगे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं होगी। तो सर्वर का मतलब एक ऐसी टोपोलॉजी कि एक ही कंप्यूटर से सारे कनेक्टेड है, तो उसको बोलेंगे स्टार टोपोलॉजी। और बस होता है कि एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में बना दिए, तो उसका एक एडवांटेज ये रहता है कि वो फ्लेक्सिबल होता है। सपोज मैंने एक लाइन में बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट कर दिए, एक वायर से बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट कर दिए, तो मैं कंप्यूटर ऐड ऑन भी कर सकता हूँ और हटा भी सकता हूँ। दैट इज द मेजर एडवांटेज ऑफ दैट बस टोपोलॉजी। एक ही लाइन से बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट हो जाते हैं, तो फ्लेक्सिबल होता है वो नेटवर्क बहुत ज्यादा। तो हमारे पास दो ही टोपोलॉजी हमारे कोर्स में मेनली क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में, स्टार या बस। अगर आप देख पा रहे हो ये एक ही लाइन बन रही है, एक ही लाइन का ऐसे डब्बे से बन रहे हैं, तो इस टोपोलॉजी का नाम है बेसिकली बस टोपोलॉजी। क्वेश्चन आ सकता है कौन सा लेआउट है, तो लेआउट बनाने के बाद आपको बताना है कौन सी टोपोलॉजी है। फिर क्वेश्चन होता है कि चारों बिल्डिंग्स के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स हो सकते हैं। मैं बताता हूँ, क्वेश्चन अंदर मेंशन होगा। मान लो टी के अंदर 40 कंप्यूटर्स हैं और एल के अंदर 20 कंप्यूटर हैं, बी के अंदर 50 कंप्यूटर हैं और ए के अंदर 70 कंप्यूटर्स हैं। तो बताओ सर्वर कहाँ लगाएंगे? सर्वर वहां लगाया जाएगा जहां पे सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स हैं, जैसे कि एडमिन। पहले एक क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, एडमिन में सबसे ज्यादा कंप्यूटर लगाए जाएंगे। फिर एक लेआउट का क्वेश्चन आ जाएगा और टोपोलॉजी पूछ ली जाएगी। फिर पूछ लिया जाएगा कि अगर हमें हब स्विच कहाँ लगाना चाहिए। हब स्विच मैंने आपको बताया था अभी, कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे कंप्यूटर्स को। तो जहां पे भी 4 से या 5 से ज्यादा कंप्यूटर्स हैं वहां पे हब स्विच लगाया जाएगा। और आप देख पा रहे हो हर एक बिल्डिंग में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, 40 हैं, 20 हैं, 50, 70 हैं, तो हर एक विंग में हब और स्विच लगाया जाएगा। और अगर स्पेशली पूछ लिया जाए हब या स्विच, तो आप स्विच बताना, क्योंकि वो ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, वो इंटेंडेड नोड को ही भेजता है, स्मार्ट है वो। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है कि अगर मुझे अपना नेटवर्क प्रोटेक्ट करना है तो मैं कौन सी डिवाइस फॉलो करूंगा। तो मैं फायरवॉल यूज करूंगा या अगर राउटर यूज कर सकते हैं हार्डवेयर। और फिर अगर क्वेश्चन आ जाए आपको कि मान लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस मान लो कि 300 किलोमीटर दूर है, दूसरी कंट्री के अंदर है, 400 किलोमीटर दूर है, दूसरी सिटी के अंदर है, तो आप क्या कहते हैं, फिर आप कौन सा नेटवर्क फॉलो करोगे? तो आप बोलोगे वाइड एरिया नेटवर्क। और फेस टू फेस बात करनी है तो आप बोलोगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, और प्रोटोकॉल फॉलो करोगे VoIP। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन नेटवर्किंग का बेसिकली आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। फुल फॉर्म्स, छोटे छोटे डेफिनेशन दैट यू नीड टू रिमेंबर। Along with that, this 4-mark question you will see in your exams. Okay बच्चों? अच्छा बच्चों, अब लास्ट चैप्टर है हमारे पास सोसाइटल इम्पैक्ट्स। तो these are the few topics जो हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है? तो पहला टॉपिक है हमारे पास डिजिटल फुटप्रिंट। डिजिटल फुटप्रिंट का मतलब ये है जब आप इंटरनेट पे जा रहे हो, जो भी आप इंफॉर्मेशन आप इंटेंशनली या अनइंटेंशनली वहां पे आपकी इंफॉर्मेशन रह जाती है ऑन इंटरनेट, दैट इज कॉल्ड डिजिटल फुटप्रिंट। अब दो टाइप के आते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव का मतलब ये है आपने इंफॉर्मेशन, आप गए, आपने वीडियोस अपलोड करी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, या आप कहीं पे भी गए, मान लो आपने अपनी इंफॉर्मेशन बैंक डिटेल्स डाली, कहीं पे भी डाली, तो दैट कम्स अंडर एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट, जो आपने इंटेंशनली डाली। अब कुछ आपने इंटेंशनली नहीं डाली, आपको पता नहीं था, इन द फॉर्म ऑफ कुकी स्टोर हो गई, या मान लो आपने जियो लोकेशन ऑन करी किसी एप्लीकेशन के लिए, तो ऑटोमेटिकली वो इंफॉर्मेशन अनइंटेंशनली आपकी इंफॉर्मेशन वहां पे चली गई। दैट कम्स अंडर पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। ओके बच्चों, ठीक है? तो आप कैसे इसको प्रोटेक्ट कर सकते हो? प्रोटेक्ट करने का सिंपल वे है बेटा, क्या करोगे आप कि आप सिस्टम को अपग्रेड करोगे, कुकीज को कोशिश करोगे कि आप रिमूव कर दो, या फिर आप ये कह सकते हो कि आप जब भी इंफॉर्मेशन डाल रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन कहाँ जा रही है एटलीस्ट, ठीक है? क्योंकि डिजिटल फुटप्रिंट्स हमेशा परमानेंट रहते हैं। क्या रहेंगे? परमानेंट। अच्छा, फिर हमारे पास नेट एटिकेट्स आते हैं। क्या आते हैं? नेट एटिकेट्स। नेट एटिकेट्स का मतलब ये है कि जब आप इंटरनेट पे कुछ भी, जब आप पिक्चर्स अपलोड कर रहे हो या शेयर कर रहे हो किसी की भी, तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या शेयर कर रहे हो। बी रिस्पेक्टफुल, बी फॉरगिविंग। ओके, आप जब भी कोई फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हो तो आपको पता होना चाहिए वो क्या है। दीज आर द नेट एटिकेट्स जो आपको फॉलो करने चाहिए, ठीक है? फिर हमारे पास आता है IPR, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम में आने के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब आप बोलोगे वो क्या है?
तो बेसिकली क्या है, जितने भी इन्वेंटर्स हैं, क्रिएटिव्स हैं, उन्होंने जो भी उनके राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वी हैव सम टर्म्स प्रोटेक्ट करने के लिए उनके राइट्स को, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके जो भी उन्होंने इन्वेंट किया है, जो भी उन्होंने अपने आइडियाज लिए हैं। हमारे पास एक टर्म है आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। उसके अंदर 3 टर्म्स आती हैं, कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। बाकी काफी सारे बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, इनमें समझाता हूँ मैं आपको। जब पेटेंट की बात करेंगे तो हम इन्वेंशन की बात करेंगे, कुछ एक इंडस्ट्री टर्म्स की बात करेंगे, मशीन्स की बात करेंगे। जब कॉपीराइट की बात करेंगे तो म्यूजिक, आइडियाज, रिसर्च, इन सब चीज़ों के लिए बात करेंगे। जैसे मान के चलो एक ऑनलाइन कैलकुलेटर है या कुछ भी ऐसे कैलकुलेटर है, तो जो कैलकुलेटर है वो एक पेटेंट हो गया, उसके अंदर जो कोड लगा है वो कॉपीराइट हो गया, और जो उसका नाम है वो एक ट्रेडमार्क या लोगो हो गया। ओके बच्चों, अब अगर आप उसको वायलेट करते हो तो दैट कम्स अंडर प्लेगरिज्म। इसके अंदर आएगा प्लेगरिज्म के अंदर। तो अगर आप चाहते हो कि प्लेगरिज्म वायलेट ना करो तो आप क्या कर सकते हो, प्लेगरिज्म ना करो, वायलेट ना करो आईपीआर, तो अपने आइडियाज यूज करो, ठीक है। या अगर आप किसी सोर्स कोड से इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हो तो आप उसको एक एक्सेस दे दो, या उसको आप उसका नाम दे दो कि भाई मैंने यहाँ से इंफॉर्मेशन उठाई है, ठीक है। एटलीस्ट उसको क्रेडिट दे दो आप, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, और कुछ टूल्स होते हैं इसके थ्रू आपको ऑनलाइन पता लग जाएगा कि आप प्लेगरिज्म कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। देन लाइसेंस का मतलब ये है कि बेसिकली आपको किस सॉफ्टवेयर या किसी फर्म ने एक प्रिविलेज दे दिया कि आप उसकी एप्लीकेशन को रन कर सकते हो, ठीक है। दैट कम्स अंडर लाइसेंस। इसके अंदर भी प्रोप्राइटरी लाइसेंस आएगा, ठीक है, जीपीएल आएगा। प्रोप्राइटरी लाइसेंस का मतलब है कि आप उसको यूज कर पा रहे हो, उसको कॉपी नहीं कर सकते, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसको दैट नॉट कम अंडर फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। कुछ होते हैं फॉस, दैट इज उसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, फॉस का मतलब होता है फ्री ओपन सॉफ्टवेयर लाइसेंस, जिसके अंदर की फ्री ओपन सॉफ्टवेयर आते हैं, जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन उसके सोर्स कोड को रीयूज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। एक जीपीएल क्या है, बेसिकली जीपीएल की फुल फॉर्म आती है इंपॉर्टेंट, जनरल पब्लिक लाइसेंस। बेसिकली क्या है, ये गारंटी करता है, ये फर्म ने एक लाइसेंस प्रोवाइड किया हुआ है ताकि यूजर जो है उस सॉफ्टवेयर को शेयर कर सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके और फ्रीली यूज कर सके। दैट कम्स अंडर जीपीएल। फिर आता है हमारे पास फिशिंग। किसी की भी आप कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हो या क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन यूज करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, तो वो किसके अंदर आएगा, फिशिंग के अंदर। किसके अंदर आएगा, फिशिंग के अंदर। तो बेसिकली फिशिंग आप अगर प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो आप ना ही किसी का अपना पासवर्ड शेयर करो किसी के साथ, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करो। दिस इज हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योर अकाउंट, ओके। और किसी भी अनऑथोराइज वीडियोस को डाउनलोड मत करो, किसी अनऑथोराइज साइट से उस वीडियो को डाउनलोड मत करो, किसी अनऑथोराइज लिंक को क्लिक मत करो। अगर कोई आपके ईमेल के अंदर स्पैम में कोई मेल्स आती है उनको डायरेक्टली डिलीट कर दो, ठीक है। फिर हैकिंग आता है। हैकिंग के अंदर तीन टाइप के हैकर्स आते हैं, ब्लैक हैट, ग्रे हैट एंड व्हाइट हैट। ब्लैक हैट हम कह सकते हैं कि जो बेसिकली आपको डिस्ट्रॉय करना चाहेंगे, आपको नुकसान पहुंचाना चाहेंगे, दैट कम्स अंडर ब्लैक हैट। व्हाइट हैट का मतलब ये होता है बेसिकली जो एथिकल हैकर्स हैं, जो बेसिकली अपने या तो कह सकते हैं अपनी थोड़ी इंफॉर्मेशन यूज करके आपको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, या प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या और भी काफी सारे मतलब काफी सारे काम कर सकते हैं। कैन कम अंडर व्हाइट, इथिकल हैकिंग बोलेंगे बेसिकली, ओके। और ग्रे आ जाएंगे, दोनों काम कर रहे हैं, नुकसान भी पहुंचा रहे हैं, अलॉन्ग विद दैट आपको किसी हेल्प, किसी पर्पस के लिए हेल्प भी कर रहे हैं। फिर हमारे पास आता है ई वेस्ट। ई वेस्ट का मतलब है बेसिकली कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या कोई मोबाइल फोन्स हो गए या लैपटॉप्स हो गए या डेस्कटॉप हो गए, आपको उनको फेंकना नहीं है। अगर आप फेंकोगे तो ऑब्वियसली वो कोई चीज अगर मान लो जाएगी, गार्बेज में जाएगी, तो एनवायरमेंट पॉल्यूट होगा। अलॉन्ग विद दैट कि अगर मान लो उसको जलाया जाएगा तो आपको हार्मफुल गैसेस जो होंगी उससे आपको प्रॉब्लम फेस कर सकते हो। तो बेटर है कि आप उसको अपग्रेड कर लो, किसी को डोनेट कर दो या सेल कर लो, ठीक है, रीयूज कर लो, बेसिकली उसको अपग्रेड कर सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, एक और चीज जो मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स के अंदर, वो एक तो ओवर यूज ऑफ मोबाइल फोन से क्या हो रहा है, स्लीप डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, आईज में प्रॉब्लम, स्ट्रेन आ रहा है काफी,
डिप्रेस फील करते हैं कई बारी, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम हो गई है। तो एक लिमिटेड एक अमाउंट में आप उसको यूज करो एटलीस्ट, कि भाई आपको 1 घंटा या 1.5 घंटा ही यूज करना है टेक्नोलॉजी को। ओवर यूज करोगे तो ऑब्वियसली वो आपको हार्म करेगा। ओके, फिर जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है, जैसे मान लो साइबर बुलिंग हो गया, या किसी को ट्रोल कर रहे हो, या किसी की फोटोज डाल रहे हो, या किसी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, दैट कम्स अंडर साइबर लॉ। उसके लिए हमारे पास एक एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। अगर आप कुछ भी ऐसी चीजें करते हो तो ऑटोमेटिकली आप साइबर क्राइम के अंडर आते हो, तो पुलिस आपको पनिश कर सकती है। ठीक है, तो ट्राई टू अवॉइड दिस एंड फॉलो नेट एटिकेट्स। ओके, तो मेनली क्वेश्चंस बेसिकली इन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे आपको इसके अंदर, या केस स्टडी आ सकती है बेसिकली। ठीक है, छोटी छोटी डेफिनेशंस पूछी जा सकती हैं। तो बस ये सब इंपॉर्टेंट पढ़ना है। नेटवर्किंग के लिए हमने बोला कि एक वो फ्लो चार्ट आएगा, सारी फुल फॉर्म्स रिवाइज करनी है आपको। देन एक मैटप्लॉटलिब का एक आएगा, और माइस्क्वेल का भी हमने एक वीडियो एक इस वन शॉट में बनाया है। एक हमने जो प्रीवियस वीडियो था उसके अंदर हमने डेटा फ्रेमिंग क्वेश्चंस काफी सारे डिस्कस कर रहे थे, कि हाउ टू ऐड अ कॉलम, हाउ टू ऐड अ रो, ओके, हाउ टू ड्रॉप अ कॉलम, हाउ टू रीनेम अ कॉलम। ओके, दिस ऑल टर्म कैन आस्क यू इन डेटा फ्रेम। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।